Hello students. In the previous video we had looked at Bohr's model. हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स देखे थे. फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था. हम लोगों ने उसके अंदर अलग अलग सीरीज पढ़े थे, जैसे लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, राइट. तो ये सारी सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी एंड सारी सीरीज के पीछे का जो कंसेप्ट था वो बहुत ही सिंपल था. इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट एमिट्स एनर्जी. ये जो है इलेक्ट्रॉन, इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, राइट. ये फोटॉन्स, ये क्वांटा को एमिट करता है इन द, बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ये जो फोटोन है, ये जो क्वांटा है, इस क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू, और द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, दैट इज एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट minus energy of lower orbit. Okay, now this energy can be written as hc by lambda. So this is equal to energy of higher orbit minus energy of lower orbit. Okay, now हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, how do you find out the energy of any orbit? किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है that is minus 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, करेक्ट. सो ये जो हायर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एच स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ये है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी ये है. ओके, तो इफ आई हैव टू पुट दीज थिंग्स ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एच स्क्वायर, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एल स्क्वायर. So this will become equal to hc by lambda is equal to 13.6 into z square 1 by nl square minus 1 by nh square. Okay, now this is something that you have to remember. Okay, now I can also do this. H 1 by lambda is equal to 13.6 into z square upon h into c 1 by nl square minus 1 by nh square. ना यहाँ पे जो भी आपका राइट हैंड साइड है, दैट राइट हैंड साइड इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट. दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, ना यहाँ पे अगर जो अप्रोप्रिएट यूनिट्स आप यूज करते हो, तो इफ यू सी ओवर हियर, ये 13.6 h एंड c ये सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, तो इनको हम लोग एक अलग कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड दैट डिफरेंट कॉन्स्टेंट is basically written as R, that is your Rydberg constant. Okay, now so I can simply write it this way: 1 by lambda is equal to R z square 1 by n l square minus 1 by n h square. Okay. अच्छा, नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स. जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, नॉट दिस वन, व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको h और c की जो वैल्यू है, hc की कंबाइंड वैल्यू है, ये आपको यूज करनी है 12400, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बना, एंड व्हेनेवर दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये 12400 वैल्यू यूज करनी है. जब आप 12400 वैल्यू यूज करते हो, तो यहाँ पे जो भी आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स. तो आपको जो लैम्डा मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स. ओके, बट अगर जो आप इसको R से रिप्लेस करते हो राइडबर्ग कांस्टेंट से, तो SI यूनिट्स के अंदर R की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू
1.1 into 10⁻⁷ 1 by meters. दिस इज योर राइटबर्ग्स कांस्टेंट एंड इसके यूनिट्स होंगे 1 by meters, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो सारे बाकी सारे टर्म्स यूनिट जैसा है एंड वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये 1 by meter हो जाएगा. ओके, सो अब जब आप आर की ये वैल्यू यहां पे यूज करते हो तो आपको जो भी वेवलेंथ मिलेगी उस केस में वेवलेंथ वुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो. अगर जो आपको बस ये पूछा जाए कि what is the wavelength emitted when the electron jumps from higher orbit to lower orbit, you can use any formula you feel like. ये डायरेक्टली आपको एंगस्ट्रॉम्स में आंसर देगा, यहाँ पे ये आपको आंसर मीटर्स में देगा, मीटर से फिर शायद आपको एंगस्ट्रॉम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है वो तो मैंने दिखाया, चलो 13.6 अपॉन HC, बट प्रॉपरली एक्चुअल में राइडबर्ग कांस्टेंट होता क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, नाउ कल हम लोगों ने टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया था. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैड डिराइव्ड यस्टरडे? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है ना, हमने कहा था कि टोटल एनर्जी सेम एज काइनेटिक एनर्जी, बस टोटल एनर्जी में आगे नेगेटिव लग जाता है. So let me write down this expression. So total energy is equal to minus of m(e⁴ z square upon 8h square epsilon naught square n square. Okay. हमें राइडबर्ग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द राइडबर्ग कांस्टेंट. अब ये राइडबर्ग कांस्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे पता है? सो यू कैन सी दैट टोटल एनर्जी इज बेसिकली, सो एक मिनट, टोटल एनर्जी फॉर हायर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, माइनस m(e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n h स्क्वायर. एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट जो है वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस m(e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n l स्क्वायर. तो आपका जो एनर्जी डिफरेंस, हम लोग यही कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो रेडिएशन एमिट करता है. तो energy of the radiations is written as hc by lambda. This is equal to energy of higher orbit minus energy of lower orbit. So therefore hc by lambda, energy of higher orbit is minus m(e⁴ z square 8h square epsilon naught square n h square minus energy of lower orbit m(e⁴ z square 8h square epsilon naught square n l square. This would be equal to hc by lambda m(e⁴. अब ये प्लस हो जाएगा एंड बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, z स्क्वायर अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, it is 1 by n l square minus 1 by n h square. ठीक है, so in this case 1 by lambda is equal to m(e⁴ z square upon 8 h cube epsilon naught square c 1 by n l square minus 1 by n h square. Okay. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ इफ यू कंपेयर इट दिस विद दिस फॉर्मूला, आप अगर जो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हो तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं. तो ये क्या होगा, 1 by lambda is equal to r z square 1 by n l square minus 1 by n h square. तो आप अगर जो इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करते हो तो ये वाला जो टर्म है वो वैसे ही सेम है ना, दिस इज सेम एज दिस. जेड स्क्वायर यहां पे भी है
तो जो भी आपका बचा हुआ टर्म है दैट वुड बी इक्वल टू आर. सो इस केस में आपका आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी. ये ना अगेन मैं आपको कहता हूं कि यूजुअली आपको इन एक्सप्रेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू चेंज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो विल आर चेंज? तो यस, ऑब्वियसली आर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, आर डिपेंड्स अपॉन राइटबर्ग्स कांस्टेंट. इन सारी चीजों पे आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है. ठीक है. सो this is your Rydberg constant and this is the expression for Rydberg constant. अब R की एग्जैक्ट वैल्यू आप देखोगे तो 109 ऐसे कुछ तो बड़ा सा नंबर है, बट यू कैन रफली यूज दिस फॉर कैलकुलेशंस. कई बार ना ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर्स में दी जाती है, तो सेंटीमीटर्स में क्या होगी? सो R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷. 1 by meters है ना, meters can be written as 10⁻²2 centimeters. 1 meter is 100 centimeters. तो उस केस में आपका राइटबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁵ 1 by centimeters. सो इन पे ना क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लेट्स से 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन हीलियम एटम, इन हाइड्रोजन एटम. तो आपको ऑर्बिट नंबर्स पता होंगे, आपको Z की वैल्यू पता होगी. हीलियम के लिए Z2 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है. तो वो वैल्यूज आप पुट करोगे तो आप यहां से डायरेक्टली लैम्डा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. सो आई विल से मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे यूजफुल फॉर्मूला है. ओके फाइन. ओके, you have to just remember this and this. कई बार ना R के टर्म्स में ये लोग चीजें पूछेंगे जहां पे आपको R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की भी जरूरत नहीं है. So if you don't have to substitute the value of R, तो उस केस में this formula becomes very very important. Okay. See, this entire discussion is based on one simple fact कि ये मान लो आपका लोअर ऑर्बिट है एंड ये आपका हायर ऑर्बिट है. इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा तो इट विल एमिट रेडिएशंस, एंड इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाना है तो इट विल अब्सॉर्ब रेडिएशंस. सिंपल. ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा, नीचे से ऊपर जाना होगा तो इट विल अब्सॉर्ब द एनर्जी, एंड जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब्ड या एनर्जी रिलीज होगी दैट विल सिंपली बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट. ओके, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इस तरह से निकाली जाती है, ये आपको पता ही है. ओके, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि डेल्टा ई इज सिंपली इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये सारे जो डेरिवेशन है आपको कितनी सारी चीजें ना करेक्टली बता देती है. एंड एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए, रेडिएशंस को मेजर किया गया, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, तो रिमार्केबली ये सारी जो आपको मान लो स्पेक्ट्रम में जो जो वेवलेंथ्स मिल रहे थे वो सारे नंबर्स जो है ना वो इससे मैच कर रहे थे. सो दिस वाज द सक्सेस ऑफ बोर्स थियरी. बोर्स थियरी ने ये प्रूव कर दिया कि रेडिएशंस जो होता है वो रेडिएशंस डिस्क्रीट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, एनर्जी लेवल्स क्या होती है. ये बहुत सारी चीजें जो है, ये बहुत सारी चीजें बोर्स मॉडल से हमें मिली. ओके, नील्स बोर ने हमें दो और कंसेप्ट दिए. गेव अस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स. ओके, एंड ही ऑल्सो गेव अस द कंसेप्ट ऑफ सबशेल्स. ओके, सबशेल्स क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फिर हम लोग जब डिटेल्ड मॉडल पढ़ेंगे तब सबशेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट नील्स बोर सेड वाज, ओके, एवरी शेल और एनर्जी लेवल is further divided into subshells. Okay, so इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड शेल में होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड शेल में होता है तो उसकी एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं दैट इज -13.6
upon z square into n square. This is the total energy of the electron. Okay, you can see that in this case total energy only depends upon the shell number. N is nothing but shell number. Okay, now but ऐसा ट्रू नहीं होता, क्योंकि हर एक शेल जो होता है ना वो और सब शेल्स में डिवाइडेड होता है. इट्स एज गुड एज दिस. हर एक सिटी जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, तो उसी तरह से हर एक शेल जो होता है वो अलग अलग सब शेल्स में डिवाइडेड होता है. सो लेट्स से इफ यू हैव अ शेल, लेट्स से सेकेंड शेल या थर्ड शेल. So third shell is divided into 3 subshells. Subshell 1, subshell 2, subshell 3. फोर्थ शेल है तो 4 सबशेल्स में डिवाइडेड होगा. सेकेंड शेल है तो 2 सबशेल्स में डिवाइडेड होगा. तो ये जो सबशेल्स है ना, ये जो सबशेल्स की एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती. फर्स्ट सबशेल की एनर्जी अलग होती है, सेकेंड सबशेल की एनर्जी अलग होती है, थर्ड सबशेल की एनर्जी अलग होती है. इनको बेसिकली हम लोग 1 2 3 नहीं कहते. देयर आर नेम्स गिवन टू इट, एस पी डी. So if you first shell के अंदर there is only one subshell, that is S. Second shell जो है there are 2 subshells, that is S and P, so on and so forth. तो फोर्थ शेल होगा तो उसके अंदर 4 सबशेल्स होंगे, फिफ्थ शेल होगा तो उसके अंदर 5 सबशेल्स होंगे. ठीक है, एंड हर एक सबशेल की एनर्जी अलग होती है. But there is a exception. If an atom has only one electron, that is hydrogen-like atom, then energy of subshells in a particular shell is same. Okay, so when you have only one electron, तो 3s 3p and 3d इनकी एनर्जी सेम होगी, कोई फर्क नहीं होगा. तो when the एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो एनर्जी है ना वो ओनली शेल नंबर पे ही डिपेंड करती है. शेल नंबर पे ही डिपेंड करती है, मतलब सेकेंड शेल की और थर्ड शेल की एनर्जी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बट थर्ड शेल के अंदर जो सबशेल्स है उनकी एनर्जी सेम होगी. ओके, फोर्थ शेल है तो फोर्थ शेल की एनर्जी थर्ड शेल के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बट फोर्थ शेल के अंदर जो सबशेल्स है उन सबशेल्स की एनर्जी सेम होगी. This is true when an atom has only one electron. Okay, you have to remember this. Now, what's the reason for it? The reason for it is when there is only one electron, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब कोई प्रेजेंट नहीं होता तो कोई भी रिपल्शन नहीं होगा ना. सिर्फ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, एंड रिपल्शन की वजह से एनर्जीज जो होती है वो चेंज हो जाती है. बट वेन यू हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो देर इज नो रिपल्शन, बस एक ही फोर्स प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो इन दिस केस ओनली वन फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. ठीक है, सो बिकॉज देर इज नो अदर फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो सबशेल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम ही होती है व्हेन in hydrogen like atom. Okay, but when you have different atoms जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर. एंड वेन एवर देर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इन दोज केसेस क्या होगा कि एनर्जी ऑफ सबशेल्स ओके विल चेंज. फिर सारे सबशेल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, एनर्जी ऑफ सबशेल विल चेंज. सो आई विल राइट इट ओवर हियर. When atom has 2 or more electrons, then the energy of subshells in a particular shell will be different.
ठीक है, आई होप this is clear to you, and the reason for this is electron repulsion. Electron repulsion is the reason for it. ओके, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है. तो बेसिकली नील्स बोर ने हमें शेल का तो कंसेप्ट दिया ही एनर्जी लेवल का, बट उसके साथ साथ नील्स बोर ने हमें इसका भी कंसेप्ट दिया, सबशेल्स का भी कंसेप्ट हमें नील्स बोर से ही आया है. ओके, नाउ सो देन द थिंग इज कि अगर जो नील्स बोर का मॉडल इतना सही था, इतनी सारी चीजें करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहा था, तो हमने फिर इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, सॉरी, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज अगर जो ये मॉडल इतना अच्छा था, बहुत सारी चीजें ये करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा था, तो इस केस में हम लोगों ने इवेंचुअली फिर इस मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया? व्हाई डिड वी रिजेक्ट दिस, और व्हाई डिड वी नीड अ न्यू मॉडल? जो नया मॉडल है वो हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. But what was the reason for it? The reason was this, that there were few limitations of Bohr's model. जैसे Rutherford मॉडल के कुछ limitations थे, उसी तरह से Bohr's मॉडल के भी कुछ limitations थे. Okay, we will look at those limitations now. मैं NCERT textbook से ही वो limitations आपको explain करता हूँ. So पहला ये था कि it fails to account for the finer details, doublet, that is two closely spaced lines of the hydrogen atom spectrum observed. Okay. Sorry. By using sophisticated spectroscopic techniques. See, डबलेट क्या होता है कि बेसिकली टू लाइंस जिनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम है, मतलब टू फाइनर लाइंस. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. एक काम करता है और आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन पॉइंट्स को. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. ये तो हमने देखा ही है ना कि ये हम लोगों ने नील्स बोर का जो भी मॉडल था, it was only applicable for those atoms which have got only one electron. अब जिन एटम्स के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? So this model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. For example, helium atom which has only two electrons, उसका भी स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. फर्दर, बोर्स थियरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आपके जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है, तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रेडिएशन होता है, आप अगर जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो इट इज फाउंड दैट सिंगल रेडिएशन, इंस्टेड ऑफ दैट वन रेडिएशन वी गेट 2 or 3 डिफरेंट रेडिएशंस. तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ता है? सी, आपको 2 या 3 अलग रेडिएशंस मिल रहा है, मतलब 2 या 3 डिफरेंट एनर्जीज मिल रही है आपको, एंड 2 या 3 डिफरेंट एनर्जीज मिल रही है, मतलब आई कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो शेल है, कोई भी शेल है, उसकी एनर्जी चेंज हो रही है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, सी, हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है. इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो आपको ये रेडिएशन मिलती है, और इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ इज -13.6 अपॉन h, माइनस नहीं है प्लस z स्क्वायर 1/n/L² - 1/nh², राइट. एंड ये आता कहाँ से? ये फॉर्मूला आता है यहाँ से, है ना, hc/λ is equal to energy of higher orbit minus energy of lower orbit, that is -13.6 z² upon nh² minus -13.6 z² upon nl². यहां से ये फॉर्मूला आता है, राइट. नाउ द थिंग इज कि सी, अगर जो इनकी एनर्जीज फिक्स्ड होती है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी EH एंड लोअर ऑर्बिट की एनर्जी EL, ये अगर जो फिक्स्ड होती तो आपको एक ही ये रेडिएशन मिलता, एक ही टाइप का फोटोन मिलता, एंड इसकी वेवलेंथ भी फिक्स्ड होती. बट ये लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब आपको इलेक्ट्रॉन जब NH से NL पे जंप करता है,
तो आपको एक ही रेडिएशंस नहीं मिलता है, आपको 3 अलग अलग लाइन्स मिल सकता है, या 4 अलग लाइन्स मिल सकते हैं, या 2 अलग अलग लाइन्स मिल सकता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर रहा है, सेम 2 ऑर्बिट्स के बीच में जंप कर रहा है, तो उसके बावजूद आपको 3 अलग लाइन्स क्यों मिल रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा ना, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट वुड बी डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स is dependent on magnetic and electric field. बट द थिंग इज कि ये हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाए, मतलब ये नील्स बोर के मॉडल में ये कहीं पे आया ही नहीं. उनके हिसाब से तो ये एनर्जीज जो है वो फिक्स्ड ही है. तो जो नॉर्मली आपकी एक सिंगल लाइन थी, आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ये स्प्लिट हो जाती है, विच मीन्स एनर्जी लेवल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. ओके, या एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जीज है वो चेंज हो जाती है. तो ये क्यों होता है, ये नील्स बोर के मॉडल से हमें नहीं पता चल रहा है. ओके, सो अच्छा, there was one more problem with it. It could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds. मतलब ये अभी हमें वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि अच्छा व्हाट डू यू से कि केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसा है. ओके, केमिकल बॉन्ड्स बनने पे होता क्या है, मतलब व्हाई डू एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर. सो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी. सो बिकॉज ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, we needed a different model. Now the thing is कि different model find out करने के लिए ना आपको radically सोच बदलनी पड़ेगी. मतलब क्योंकि अगर जो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही देखोगे कि एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ओके, तो उस केस में आपको सारे आंसर जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, सारे डेरिवेशंस, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी की वैल्यूज ऐसे ही मिलेंगी. सो द थिंग इज टू कम अप विद द न्यू मॉडल, scientists knew that they had to look electron or they had to look at an atom in a different way. By looking at an atom in the same way will not give you exact model. Okay, so before we go on to the new model, उसके बीच में कुछ कुछ थियोरीज आई, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स आए. ओके, वो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है एंड उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फिर नई थियोरी जो है वो नई थियोरी प्रपोज की गई. बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, वो जो प्रिंसिपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. देयर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. वन इज बेसिकली मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन सिंपली मीन्स रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. ओके, अब मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो, उसको जब हम लोग निकाल देते हैं मतलब मान लो ये आपका हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज n इक्वल टू 1. आप जब इसको निकाल रहे हो मतलब आप इसको बहुत दूर लेके जा रहे हो ना, बहुत दूर लेके जा रहे हो तो आप n इक्वल टू इंफिनिटी पे लेके जा रहे हो. सो इन दिस केस हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज सिंपली इक्वल टू, आप लोअर ऑर्बिट से इसको हायर ऑर्बिट पे लेके जा रहे हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज सिंपली एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट. सो एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन NH स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन NL स्क्वायर. करेक्ट. सो नाउ दिस वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन NL स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर.
NH²। आपको हायर ऑर्बिट तो पता ही है, आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करते हो तो आप हमेशा उसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, सो अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, so this will become equal to 13.6 z square upon nl square. This is the energy required to remove the electron. अब अगर जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में तो आप L की वैल्यू 1 पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड स्टेट में, सेकेंड से आपको उसको निकालना है तो आप लोअर ऑर्बिट की वैल्यू 2 पुट करोगे। ओके, सो ये जो भी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। This becomes your ionization energy. Okay, so for hydrogen like atom, I can say ionization energy is simply equal to 13.6 z square upon n square electron volts, where n is basically the orbit in which electron is present। जिस भी ऑर्बिट में से, जैसे इस एग्जांपल में n की वैल्यू 1 होगी, या लेट मी राइट दिस एज NL, जो भी आपका ये लोअर ऑर्बिट नंबर है आप वो वैल्यू यहां पे पुट करोगे। ठीक है, सो इट टेल्स यू समथिंग अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो यहां पे बोर्स मॉडल जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो आगे वाली चीजें हैं, मतलब इसके बाद वाला जो मॉडल है, वो मॉडल पढ़ने से पहले कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा थियोरीज है वो थियोरीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।